आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तसादम जारी। अपोजिशन के हंगामों के दरमियान कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। पार्लियामेंट में पुरसुकून कार्रवाई के लिए रिजिजू की राहुल गांधी से बात। हुकूमत अपोजिशन के साथ बेहतर तालमेल की ख्वाहां, वज़ीर पार्लिमानी उमूर का दावा। अतीक अहमद के खानदान को झांसी से मिला एक और सदमा। साबिक MP का छोटा बेटा भयानक सड़क हादसे में मौके पर ही हुआ हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत 5 साल करेगी मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुस्तक़बिल से मुतल्लिक़ क़यास आराई को किया मुस्तरद। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी। ट्रंप ने किया दावा, फ़ौजी हमलों के बजाय मुआहदे को तरजीह देने का अमरीकी सदर का तासुर। स्टॉक मार्केट के लिए आज का दिन रहा मिला जुला। खाम तेल की कीमतों में नरमी से मार्केट को दिया सहारा। और अब खबरें तफसील से। नीट पेपर लीक मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत कई मसाइल पर अपोजिशन के हंगामे के बाद लोकसभा को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पहली कार्रवाई के बाद जब दोपहर 2 बजे ऐवान दोबारा शुरू हुआ तो लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 पर मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के लिए सरमाई इजलास के आखिरी हफ्ते तक का वक्त बढ़ाने की मंजूरी दी। ताहम ये बिल बगैर किसी बहस के मंजूर कर लिया गया। बिल की मंजूरी के बाद प्रिजाइडिंग अफसर सिंधिया रे ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। क़ब्ल अज़ीं जब ऐवान का इजलास सुबह शुरू हुआ तो लोकसभा ने हिरोशिमा नागासाकी के एटमी धमाकों के मुतासरीन को खराज क़िदत पेश किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले अलमनाक एटम बम धमाकों के 81 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 6 और 9 अगस्त को इन दोनों शहरों पर एटम बम गिराए गए, जिसके नतीजे में लाखों बेगुनाह शहरी जाँ बहक और लातादाद जख्मी हुए। ओम बिरला ने कहा कि यह ऐवान बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से पाक दुनिया के लिए अपने अज़्म का इआदा करता है। अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभाव से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा राज्यसभा ने आज तखसीस नंबर 3 बिल 2026 को मंजूरी दे दी, जिसमें 31 मार्च 2023 को ख़त्म होने वाले मालियाती साल के दौरान मखसूस खदमात पर खर्च की गई रकूम को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के कंसोलिडेटेड फंड से रकम की तखसीस की इजाज़त फराहम करने की कोशिश की गई है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये सिर्फ 2 खातों पर साल 2023 में किए गए अखराजात के लिए इजाफी ग्रांट का मुतालबा है। ये दोनों अकाउंट्स उसका हिस्सा थे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस साल अप्रैल में लोकसभा में अपनी 39वीं रिपोर्ट में पेश की थी। ताहम सीतारमण ने कहा कि कर्ज़ की वसूलियों की नौयत सिक्योरिटीज़ के इजरा के ख़िलाफ़ है और इसीलिए इसका कोई माली असर नहीं है। So this is the demand for excess grant for expenditures undertaken in the year 2023 on just 2 counts, and these 2 counts were part of what the Public Accounts Committee in its 39th report presented to the Lok Sabha this year in April. One such excess demand arises out of a particular court order which was on the Railway Ministry.
राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू को मानसून सेशन के 14वें दिन वज़ीर दाखिला अमित शाह को अपोजिशन के जज्बात से वाकिफ कराने की हिदायत दी। इस दौरान कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरमैन के इस इक़दाम पर मसरत का इजहार किया। खड़गे ने कहा कि मुझे खुशी है कि राज्यसभा के चेयरमैन ने आज पार्लिमानी उमूर के वजीर से कहा कि वो वज़ीर दाखिला को पार्लियामेंट में आने और बयान देने की दरख्वास्त करें। विद्यार्थियों को वापस लेने के लिए आप कहना चाहते हैं तो कम से कम आप अपील भी कर सकते थे और हाउस में आकर ये कह सकते थे कि भाई ये आंदोलन आप मत कीजिए, हम इसका कहीं ना कहीं उपाय निकालेंगे। तो वो भी काम नहीं किए, लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमारे चेयरमैन साहब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ये कहा कि ये सदन की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि वो होम मिनिस्टर सदन में आए। और अपोजिशन के हंगामे की वजह से पार्लियामेंट का मानसून सेशन मुसलसल तातुल का शिकार है। ऐवान की कार्रवाई में बार बार खलल पड़ता है। दरियासना पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से बात की। रिजिजू ने मुलाकात को मुस्बत बताया और कहा कि हुकूमत अपोजिशन के साथ मुसलसल बातचीत को बरकरार रखना चाहती है। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के साथ एक मखसूस मसला और दीगर अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ बेहतर तालमेल चाहती है। रिजिजू के मुताबिक सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन कौमी मफाद में सबको मिलकर काम करना चाहिए। सर आप सर राहुल गांधी से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन उनको आपकी बात समझ नहीं बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के रुकन पार्लियामेंट यूसुफ पठान ने कहा कि उनकी पार्टी मुल्क के मफादात के मुताबिक काम कर रही है। यूसुफ पठान ने कहा कि हमें कल होने वाली एनडीए की मीटिंग में शिरकत का दावतनामा मौसूल हुआ है, जबकि इस सिलसिले में फ़ोन भी आया है। यूसुफ पठान ने कहा कि हम वही करेंगे जो मुल्क के लिए बेहतर होगा। देखिए, हम लोग जो देश के लिए बेहतर होगा हम वो काम करेंगे। एनडीए की बैठक में जाएंगे आप लोग? एनडीए की बैठक होगी, दोबारा जाएंगे? कल प्रधानमंत्री ने बुलाया सुबह, इनवाइट आया है, शायद बताया है, एक कॉल भी आया है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मुंबई में जेनजी के साथ बातचीत में कहा कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अगर नौजवान एहतजाज पर उतर आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है जिसे वो इसे दुरुस्त करना चाहते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि तहरीक निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए होनी चाहिए और अफराद को निशाना बनाने के लिए नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौजवानों के मुजाहरों का मकसद अफराद को निशाना बनाने के बजाय निज़ाम की खामियों को दूर करना होना चाहिए। उन्होंने मुआशरे पर जोर दिया कि उनकी तहरीक को इस्लाह के तौर पर देखें। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में 23वें इंडिया पॉलिसी फोरम में लेक्चर दिया। इस मौके पर सीतारमन ने सियासी क़यादत और हिंदुस्तानी मईशत की रहनुमाई के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात पर तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क का दर्जा हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के कौमी रोड मैप और पॉलिसी की ख्वाहिशात पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। Just as an opening remark, I've put in a lot of my, let's say, observations in the light of the experience that I've had here for some years. So I am commenting on a lot of situations. It's not because I want to be party politician here, but yet
है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सम्राट चौधरी की ज़ेर क़यादत हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार का कोई भी ज़िला जराइम से अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में फायरिंग, अगवा, कत्ल, इस्मत दरी, डकैती और दीगर जराइम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत मुजरिमों को हुकूमत की हिमायत रहेगी उस वक्त तक रियासत में जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। कोई ऐसा जिला नहीं है बिहार का जहां गोलियां ना चल रही हो, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं ना हो रही हो, डकैती ना हो रही हो, दुकानों को खाली कर दिया जा रहा है। एक अराजकता का माहौल जो है पूरे बिहार में जो है बना हुआ है। झांसी जिले में साबिक एमपी अतीक अहमद के खानदान को एक और बड़ा धक्का लगा है। अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद आज एक अलमनाक सड़क हादसे में इंतकाल कर गए। वो झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहे थे। हादसा झांसी कानपुर हाईवे पर पेश आया। बताया जा रहा है कि पुज थाना इलाके के खेल गांव के पास अचानक एक जानवर सड़क पर आ गया। जानवर को बचाने की कोशिश में कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में अबान और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। याद रहे कि झांसी जिले में ही उमेश पाल कत्ल केस के मुलजिम अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद अहमद को 2023 में यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने एक इनकाउंटर में मार दिया था। साबिक एमपी अतीक अहमद के 5 बेटे हैं। उमर अहमद सबसे बड़ा बेटा, वो भी जेल में है। अली अहमद दूसरा बेटा है और इस वक्त झांसी जेल में बंद है। असद अहमद तीसरा बेटा था जो 2023 में झांसी में पुलिस मुकाबले में मारा गया था। एहजाम अहमद चौथा बेटा है जबकि अवान अहमद सबसे छोटा बेटा था। अतीक अहमद के 5 बेटों में से एक इनकाउंटर में और दूसरा सड़क हादसे में मारा गया। करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से और तेज़ी भी बहुत तेज़ थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दौरान बहर अस्वद में हमले में हलाक होने वाले मर्चेंटाइल नेवी के अफसर सागर गुप्ता की मैयत उनके आबाई शहर कानपुर पहुंचा दी गई। 37 साल सागर गुप्ता मर्चेंटाइल जहाज़ MVO मोरफी में चीफ ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो 18 जुलाई को उस वक्त हलाक हुए जब रूसी बंदरगाह की जानिब जाने वाला उनका जहाज़ बहर अस्वद में हमले की जद में आ गया। कानपुर के इलाके शास्त्री नगर में वाक़ उनके घर पर अहल खाना कई रोज़ से मैयत के मुंतज़िर थे। में और DG शिपिंग में जो सरकारी विभाग है उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी लगाई गई थी और प्लस SDM के द्वारा और भी जगह उन्होंने डायरेक्ट रशिया कॉन्सुलेट से बात की थी। तो सबके जुड़े प्रयासों के बाद से ही इतने दिनों बाद 20 दिन बाद बॉडी को हम लोग आज प्राप्त कर पाए कि बॉडी। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान माहीगिरों की गिरफ्तारियां एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान समुद्री सरहदी तनाज़े को नुमाया कर रही हैं। ताज़ा वाक़े में श्रीलंकन बहरिया ने रामेश्वरम से ताल्लुक़ रखने वाले 11 हिंदुस्तानी माहीगिरों को हिरासत में लिया। इस वाक़े के बाद दोनों ममालिक के दरमियान माहीगिरों के तहफ़्फ़ुज़, बहरी हुदूद और सरहदी क़वानीन से मुतल्लिक़ ख़दशात एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। बहरिया के मुताबिक हिंदुस्तानी माहीगीरों की कश्ती बैनुल अक़वामी समंदरी हदूद अबूर करके श्रीलंका की आबी हदूद में दाखिल हुई, जहां श्रीलंकन बहरिया के मुताबिक गैर कानूनी बॉटम ट्रॉलिंग की जा रही थी। बहरिया का कहना है कि डेल्फट जजीरे के करीब चट्टान से टकराने के बाद कश्ती को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ताहम तमाम 11 माहीगीर महफूज हैं और कानूनी कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब रामेश्वरम के माहीगीरों का कहना है कि तेज़ हवाओं और ख़राब मौसम ने उन्हें समंदरी सरहद पार करने पर मजबूर किया। उनका मुतालबा है कि मरकज़ी और तमिलनाडु हुकूमत फौरी सफारती मदाखलत करके गिरफ्तार माहीगीरों की रिहाई यकीनी बनाए। माहिरीन के मुताबिक इस तनाज़ा की बुनियादी वजूहात सिर्फ समंदरी सरहद नहीं बल्कि महदूद माहीगीरी के वसाइल, आबनाए पाक की तंग जोग्राफियाई हदूद और बॉटम ट्रॉलिंग पर इख्तिलाफात हैं। यही अवामिल हर चंद माह बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजह बनती हैं।
सरकारी दस्तावेजात भी जाहिर करते हैं कि गुज़श्ता कई बरसों से हिंदुस्तानी माहीगीरों की गिरफ्तारियां और कश्तियों की जब्ती के वाक़यात मुसलसल सामने आते रहे हैं, जो इस मसले की मुस्तकिल हल की ज़रूरत को वाज़ेह करते हैं। ये वाक़या एक बार फिर इस हकीकत को उजागर करता है कि जब तक दोनों मुमालिक समंदरी हदूद, माहीगीरी के तरीक़ाकार और माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुश्तरका और पायदार हिकमत अमली इख्तियार नहीं करती, ऐसे वाक़यात बार बार पेश आती रहेंगी। रामेश्वरम की माहीगीरों की तशवीश ये है कि हर गिरफ्तारी उनके माशी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान बन जाती है, जहां हजारों खानदानों का रोजगार समंदर से ही वाबस्ता है, और इस मसले का हल दोनों मुमालिक के दरमियान मुअस्सर सफारती मुज़ाकरात और मुश्तरका पॉलिसी ही से मुमकिन नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान और ओमान के दरमियान एक मुमकिन माहदे का मसवदा तैयार कर लिया गया है, जिसे ईरान की आला क़यादत की जानिब से हतमी मंजूरी का इंतज़ार है। अगर दोनों ममालिक की पेशरफ्त कामयाब होती है तो अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी और आलमी तवानाई की सप्लाई पर इसके अहम असरात मुरतब हो सकते हैं। ईरान और ओमान के दरमियान जंगबंदी और इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए तैयार किए गए मुआहिदे के मुसव्वदे ने मगरबी एशिया में अमन की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ज़राए के मुताबिक ओमान ने इत्तफाक किया है कि इस मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत खलीज फारिस में दाखिल होने वाले बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के इंतज़ाम में ईरान को नुमाया किरदार हासिल होगा, जिसके तहत खलीज में दाखिल होने वाली जहाज़ों के रूट पर तेहरान को अमली निगरानी हासिल हो सकती है, जिसे ईरान के लिए अब तक की बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। ताहम बाज़ अहम मामलात जैसे जहाज़ों की वापसी, उनके मुआयने और मुमकिना टोल फीस अभी ज़ेरे बहस हैं, जिस पर इत्तफाक और ईरानी क़यादत की मंजूरी के बाद ही मुश्तरका बयानिया जारी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आबनाए हुर्मस को दोबारा खोलने से मुतालिक मुआहिदे की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई है और आने वाले दिनों में ऐलान मुमकिन है। आबनाए हुर्मस दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में शुमार होती है, जहां से जंग से कबल आलमी तेल और कुदरती गैस की एक बड़ी मिकदार गुजरती थी। ताहम खित्ती में कशीदगी के बाइस जहाजरानी मुतासिर हुई, जिसके नतीजे में तवानाई की कीमतों और आलमी मईशत पर दबाव बढ़ा। अमरीका का मौक़िफ़ है कि कोई भी मुआहिदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ईरान को आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो या वो बहरी जहाज़ों से फीस वसूल करे। दूसरी जानिब बहीराए अहमर में भी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आई। यमन के हूसी ग्रुप ने सऊदी अरब से मुंसलिक एक ऑयल टैंकर पर हमले का दावा किया है, ताहम इस दावे की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान किसी भी मुमकिना मुआहिदे का असर न सिर्फ खित्ते की अमन बल्कि आलमी तवानाई की मंडियों पर भी पड़ सकता है। अब सबकी नजरें ईरान और अमरीकी मुज़ाकरात पर हैं कि आया ये मुसव्वदा एक पायदार समझौते की बुनियाद बनता है या खित्ते में कशीदगी का सिलसिला दोबारा जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत के मुस्तक़बिल से मुतल्लिक़ तमाम क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए वाज़ह किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में कायम हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। उनका यह बयान ऐसे वक्त सामने आया जब एक रोज़ कबल मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम मसाइल का शिकार हो चुका है और मुल्क में नए सूबों के क़याम की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी के बयान के बाद सियासी हलकों में नई बहस शुरू हुई, जबकि अगले ही रोज़ पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा बेहतर तर्ज हुक्मरानी और ज़रूरी इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। इन बयानात के बाद पाकिस्तान में गवर्नेंस, इंतज़ामी ढांचा और सियासी इस्लाहात से मुताल्लिक़ बहस मज़ीद तेज़ हो गई है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का ऐलान कर दिया। पार्टी के सीनियर लीडर सोहेल आफरीदी ने खबरदार किया कि अगर इमरान खान को इंसाफ न मिला तो मुल्क गिर एहतजाज शुरू किए जाएंगे और 27 सितंबर को मुल्क भर से कारकुन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने खबरदार किया कि अगर इमरान खान को इंसाफ ना मिला तो 27 सितंबर को मुल्क भर से कारकुन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। पार्टी का मुतालबा है कि इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ मुकदमात की जल्द समाअत और मेरिट पर फैसला किया जाए और कानूनी टीम, डॉक्टरों, अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों को बहाल किया जाए। आफरीदी ने दावा किया कि अगर इंसाफ फराहम किया जाए तो इमरान खान की रिहाई जल्द मुमकिन हो सकती है। बसूरत दीगर तहरीक इंसाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाज और हंगामे फूट पड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے ابتدائی 2 مراحل کے نتائج سامنے آ گئے ہیں اور حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہو گئی ہے۔ احتجاج، سیکیورٹی خدشات اور انتخابی بائیکاٹ کی اپیلوں کے باوجود ووٹرز کی بڑی تعداد نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ کے زیر انتظام کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے 2 مراحل میں حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے واضح برتری حاصل کر لی ہے۔ علاقائی الیکشن کمیشن کے مطابق اب تک 34 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار 24 نشستوں پر کامیاب ہو چکے ہیں، جس کے بعد نواز شریف کی جماعت 1 دہائی بعد دوبارہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ علاقائی الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق باقی 11 نشستوں پر پولنگ 10 اگست کو ہوگی، تاہم ابتدائی نتائج سے مسلم لیگ نون کی کامیابی تقریباً یقینی دکھائی دے رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ انتخابات 3 مراحل میں کرانے کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات اور شدید مونسون بارشوں کے باعث کیا گیا، جنہوں نے انتخابی مہم اور بڑی عوامی اجتماعات کو متاثر کیا۔ انتخابی عمل پر حالیہ ہفتوں میں ہونے والے احتجاج بھی اثر انداز رہے۔ کالعدم قرار دی گئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یا JAAC نے انتخابات کے بوائیکاٹ کی اپیل کی تھی اور ووٹنگ سے قبل اس کے حامیوں اور پولیس کے درمیان متعدد جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اس کے باوجود مظفر آباد سمیت کئی علاقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ 50% سے تجاوز کر گیا، جبکہ دارالحکومت مظفر آباد میں ووٹنگ کی شرح 56% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے عوام کے اعتماد کا اظہار قرار دیا۔ دوسری جانب JAAC کا موقف ہے کہ ہندوستان کی زیر انتظام کشمیر سے منتقل ہونے والے افراد کے لیے مختص 12 مخصوص نشستیں سیاسی توازن کو متاثر کرتی ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان نشستوں کو ختم کیا جائے۔ تاہم جون میں علاقائی سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ یہ نشستیں آئین کے تحت محفوظ ہیں اور انہیں صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حکومت JAAC کی 38 میں سے 36 مطالبات تسلیم کر چکی ہے، جبکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ صرف قانون ساز اسمبلی ہی حل کر سکتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق احتجاج اور بوائیکاٹ کی اپیلوں کے باوجود بڑی تعداد میں ووٹرز کی شرکت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ عوام نے جمہوری عمل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف TV۔ امریکہ میں 2026 کے وسط مدتی انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور ریاست مشیگن سینیٹ کے کنٹرول کے لیے اہم میدان جنگ بن چکی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے سینیٹ کی نشست کے لیے عبدالسید کو اپنا امیدوار منتخب کر لیا اور اگر وہ انتخاب میں جیت حاصل کرتے ہیں تو امریکی تاریخ کے پہلے مسلم سینیٹر بن سکتے ہیں۔ امریکی ریاست مشیگن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے سینیٹ امیدوار کے طور پر عبدالسید کا انتخاب امریکی سیاست میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ 41 سالہ عبدالسید نے ڈیموکریٹک پرائمری میں کانگریس رکن ہیلی اسٹیونز کو معمولی فرق سے شکست دی، جنہیں پارٹی کے 62 حلقوں کی حمایت حاصل تھی۔ مشیگن کی یہ سینیٹ نشست 2026 کے وسط مدتی انتخابات میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کے نتائج امریکی سینیٹ میں طاقت کے توازن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مصری تارکین وطن خاندان سے تعلق رکھنے والے عبدالسید پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور ماضی میں صحت عامہ کے شعبے میں اہم ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی سیاسی پہچان ترقی پسند نظریات، عوامی رابطہ مہمات اور زمینی سطح پر متحرک سیاست کے ذریعے قائم کی ہے۔ اگر عبدالسید نومبر کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ امریکی سینیٹ کے لیے منتخب ہونے والے پہلے مسلمان رکن بن جائیں گے۔ ان کے سیاسی سفر کو نیو یارک کے میئر منتخب ہونے والے زہران ممدانی کی کامیابی سے بھی جوڑا جا رہا ہے، جنہوں نے عوامی سطح پر مضبوط مہم کے ذریعے سیاسی منظرنامے میں اپنی جگہ بنائی۔ عبدالسید کی موجودہ کامیابی کو ان کی سیاسی واپسی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ 7 برس قبل وہ مشیگن کے گورنر کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کی دوڑ میں شکست سے دوچار ہوئے تھے، تاہم اس کے بعد انہوں نے صحت عامہ کے شعبے میں کام، تصانیف، پوڈ کاسٹس اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اپنی عوامی شناخت کو مزید مضبوط کیا۔ اب ان کے سامنے اصل امتحان نومبر کے عام انتخابات ہیں، جہاں ان کا مقابلہ ریپبلکن امیدوار مائک راجر سے ہوگا۔ یہ مقابلہ صرف مشیگن تک محدود نہیں بلکہ پورے امریکہ میں سینیٹ کے سیاسی توازن کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ عبدالسید کی مہم کو امریکی سیاست میں ترقی پسند تحریک کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، تاہم فیصلہ کن مرحلہ ابھی باقی ہے۔ نومبر کا انتخاب ہی طے کرے گا کہ عبدالسید کا تاریخی سیاسی سفر امریکی سینیٹ کے ایوانوں تک پہنچ پاتا ہے یا نہیں۔ بیورو رپورٹ، منصف TV۔
खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।